ट्रिपल तलाक विधेयक कानून की शक्ल में सामने आ पाया गया नहीं, इसको लेकर मंथन चल रहा है लोकसभा में। क्या कुछ कह रहे हैं अज़दुद्दीन ओवैसी, सुनाते हैं आपको। और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम, तोते चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम अब आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दिए हम, क्या हुआ बताइए? ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्टरों का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है, क्या हुआ? सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। मिनिस्टर, यस मिनिस्टर। तो अज़दुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि कानून जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है दरअसल में बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं कानून मंत्री, ये भी देखना दिलचस्प होगा लोकसभा में अज़दुद्दीन ओवैसी के बाद इस मुद्दे पर। लेकिन संविधान के खिलाफ अज़दुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं 3 तलाक के इस विधेयक को, जिस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 1 साल पहले यह विधेयक लाया गया था। लंबी है, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा समय की कमी के कारण, लेकिन मैं सबों का अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन मैं विशेष रूप से मीनाक्षी लेखी, सुष्मिता देव, स्मृति ईरानी और सुप्रिया सुले। एक मिनट, अभी 6 बज गई है। अब ये पास करने के लिए 1 घंटे का समय हम सदन का बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो मैं विशेष रूप से मीनाक्षी लेखी, सुष्मिता देव, स्मृति ईरानी, सुप्रिया सुले, इन सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही बहस को उच्च स्तर तक पहुंचाने में मदद की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको सुन रहा था। सुदीप मुखोपाध्याय जी ने कहा इट इज ए सिन, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सॉरी, बंदोपाध्याय, स्टैंड करेंगे। आपने दिल की बात कही, अच्छा लगा। अच्छी बात क्या लगी, इस सदन में विरोध में किसी ने भी 3 तलाक का समर्थन नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे टीडीपी के मित्र ने बहुत बड़ी बात कही, अरविंद सावंत ने भी बहुत बड़ी बातें कही। 3 तलाक का समर्थन नहीं, लेकिन ये बिल क्यों, ये तर्क हमारी समझ में नहीं आता है। अगर 3 तलाक गलत है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या यह संसद खामोश रहनी चाहिए? यह सवाल उठाना जरूरी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग से आऊंगा। अब एक बार ओवैसी साहब अभी बोल उठे सारे खवातीनों की तरफ से कि वो इस बिल का विरोध करती हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी जनाब ओवैसी साहब, और ये सब लोग आपकी उदासी का सबब भी पूछेंगे। और ये रिपोर्ट एक आई है इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन की, और ऐसी दर्जनों रिपोर्ट है जो इन खवातीनों के दर्द को बताती है उनके साथ क्या बदसलूकी हुई। एक बार उन बहनों की आंखों में भी देखते कि रोटी काली हुई तो 3 तलाक, वजन बढ़ गया तो 3 तलाक। एक वकील साहब ने अपनी बेगम साहब को इसलिए 3 तलाक दिया कि उसने कहा तुम वकालत करते हो तो मैं भी करना चाहती हूं। उन्होंने कहा तुम घर पे बैठो, विरोध किया तो 3 तलाक। एक साहब ने अमेरिका से भेज दिया, 3 तलाक। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। पता नहीं उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि नहीं दिया है, ये मुझे पता नहीं है। ये तो वो नंबर है जो हम ले पाए। बहुत सी चीजें अनरिपोर्टेड भी जाती हैं। अच्छा रंजन, थोड़ा बहुत सी चीजें अनरिपोर्टेड हैं। दूसरा सवाल किया गया कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, मैं अध्यक्ष जी मैं मुद्दों पर एक एक करके जवाब दूंगा। यह बात कही गई कि इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। क्यों? तो बस एक ही कारण, इसको अपराध क्यों बनाया है?
ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मैं एक ही कारण समझ पाया कि सबों ने कहा उधर से इसे अपराध क्यों बनाया है। अध्यक्ष जी, आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। 12 साल की बेटियों या बहनों के खिलाफ जब बलात्कार होता है तो इसी सदन ने, माननीय गृह मंत्री बैठे हुए हैं, एक कानून लाया कि ऐसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसी सदन ने पास किया ना। उस समय सदन ने कभी कहा कि जो फांसी होगा उसका परिवार होगा तो उसके परिवार का क्या होगा? क्योंकि वो एक पाप हो रहा था, एक जघन्य अपराध हो रहा था, इसलिए किया गया। अब मैंने आपको शांति से सुना, अब आप भी सुनिए प्लीज। अध्यक्ष जी, ओनली मिनिस्टर स्टेटमेंट। अध्यक्ष जी, जब निर्भया कांड हुआ था, उनकी सरकार थी, उस समय उनको लगा कि निर्भया कानून बहुत ही जघन्य है। एक बात आई, कमेटी बैठी, उसने कानून में बदलाव किया, इसी सदन ने पारित किया कि नहीं किया। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, इतने बड़े कानून बने हैं, जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप देखिए, इसका सेक्शन 3 में है 5 साल की सजा। वहां पति भी जेल जाता है, वहां सास भी जाती है, कभी कभी ननद भी जाती है। जब केस होता है उस समय कभी पूछा जाता है कि ये क्यों किया जा रहा है? ये भी नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हर पर लागू होता है, वो किसी जमात से अलग नहीं है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी। और एक बात अब और देखिए कि जो इनकरेज करता है लेने के लिए, एक तो लेते हैं उनको 5 साल, जो इनकरेज करता है लेने के लिए उसमें भी सजा है कम से कम 6 महीने, वो भी है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं किया, क्यों कर रहे हो? अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसका सेक्शन 31 है। अगर आप वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी और 20,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है। वो भी ऑफेंस है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल। तो उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं किया कि ये क्यों कर रहे हो 1 साल की सजा पे, 6 महीने की सजा पे। ये सवाल 3 तलाक के मामले में क्यों उठाया जा रहा है, ये है बड़े सवाल। इसीलिए हमने कहा पिछली बार, अब मैं अभी आता हूं, एक बात मैं और बता दूं, इंडियन पेनल कोड में 3 और 4 भी डाउरी डेथ, हम लोगों ने इसको आज से 10 साल पहले इसी संसद में पारित किया। अगर 7 साल की शादी के अंतर्गत आपकी पत्नी ने सुसाइड किया या लगा कि उसके साथ अत्याचार किया गया था तो आपको सजा हो सकती है कम से कम 7 साल की। यह भी नॉन अवेलेबल है, यही सदन ने पारित किया था। 498 है, अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई संबंधी वुमन को के साथ में अत्याचार करता है, क्रुएल्टी करता है, तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, वो भी नॉन अवेलेबल है। तो इतने कानून बने, इस पर तो कभी आपत्ति नहीं उठाई गई। ये आपत्ति सिर्फ 3 तलाक पर ही क्यों उठाई जा रही है? और यही बात जो स्मृति जी ने उठाई थी और हमारे मुख्तार भाई ने कही थी, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, वोट बैंक की, न्याय इंसाफ की बात नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बहुत लोगों ने सवाल किया, हम पूरी प्रामाणिकता से हम कहना चाहते हैं, यह पूरा मसला न किसी कौम को टारगेट करने का नहीं है। यह पूरा मसला किसी संप्रदाय को वोट बैंक के लिए घेरने का नहीं है। वोट बैंक की बात आती है तो उसको हल्के से छुआ था मुख्तार भाई ने और स्मृति जी ने। याद करिए, शाहबानों के फैसले के बाद इसी हाउस में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 सीट की मेजॉरिटी थी, लोकप्रिय थे। यहां पर आज मैं उनका नाम लूंगा आपकी अनुमति लेकर, आरिफ मोहम्मद खान ने 1.5 दिन भाषण दिया था और उनके भाषण में कहा था कि शाहबानों का फैसला सही है, हमें आज खवातीनों के लिए उठने की जरूरत है। 1.5 दिन कांग्रेस पार्टी साथ थी और 1.5 दिन के बाद बदल गई। ये आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। और जो बार बार ये 1986 एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं समय लेकर के इसमें नहीं, ये है मुस्लिम डाइवोर्स के बाद, और डाइवोर्स में भी लिमिटेड लेवल का मेंटेनेंस है, इस कानून का प्रावधान है और इसको एक बड़ी बात कही जा रही है। तो कृपया करके इतिहास में जाएं तो उसके पूरे संस्मरण को, पूरे संस्करण को बताने की जरूरत है।
एक बात और बार बार कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको नहीं कहा था कानून लाने के लिए। अब जरा मैं इसकी भी चर्चा करना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस थे। एक जजमेंट है खेहर साहब का और नजीर साहब, दूसरा है जस्टिस कुरियन जोसेफ का, और तीसरा है जस्टिस नारीमन, जस्टिस ललित का। मैं कुरियन जोसेफ साहब से शुरू करता हूं। उन्होंने, अब बहुत बहस चल रही है कुरान पर, उधर से कह रहे हैं हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं आपकी समझदारी नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुरान को एक्सप्लेन करने के बाद कहा वो मैं पढ़ रहा हूं। What is held to be bad in Holy Quran cannot be good in Shariat, and in that sense, what is bad in theology is bad in law as well. अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह रहे हैं पूरे सभी कुरान शरीफ की आयतों का विस्तार से विवरण करके कि जो कुरान में पाप माना गया है वो कानून में सही कैसे हो सकता, इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? नहीं, मैं I'm not yielding. प्लीज, I'm not yielding. बैठे नहीं, सुष्मिता बैठ जाइए। मैडम, नथिंग, बैठिए मैडम। यस, अब आप सुष्मिता जी, आर.एस. नारीमन आप एक और मिनट। जस्टिस सुष्मिता बहुत अच्छा भाषण दिया था, मगर अब बैठे टोको मत बेटा, बहुत अच्छा बोली थी, मैं ये नहीं कह रही। मैडम, जस्टिस आर.एस. नारीमन और जस्टिस ललित ने क्या कहा? ट्रिपल तलाक is manifestly arbitrary in the sense that the marital tie can be broken capriciously and whimsically without any attempt at reconciliation. So, save it. This form of talaq must therefore be held to be violative of Article 14. एक माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि what is bad in theology, sin in theology cannot be valid in law. और दो ने कहा कि it is violative of Article 14. अब मैं अपनी बहुत साधारण बुद्धि से अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय 3 न्यायमूर्तियों का निर्णय यह कहता है कि नहीं कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बार बार बात कही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। उसके बाद तो उस समय खेहर साहब थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। और तब उन्होंने एक बात कही जो किसी ने मुझे पढ़ा था, we would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. और उसके बाद में कहा, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, we would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering necessary measures requiring legislation. अपने आपसी सियासी डिफरेंसेस को अलग रखिए। ये निर्णय आ गया अध्यक्ष महोदय। अब मैं अपने से एक सवाल पूछ रहा हूं जो सदन के सामने रख रहा हूं। 3 तलाक चल रहा है, हमने 10 दिसंबर तक का डिटेल लिया है, उसके बाद भी चल रहा है। जनवरी 2017 से 10 दिसंबर 2018 477 ट्रिपल तलाक हुए। अब मैं उस नंबर में नहीं जाऊंगा कितने जजमेंट के बाद हुए, कितने लॉ के बाद हुए, कितने बागे हुए। वो पुलिस स्टेशन जाया करती थी, पुलिस वाले कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमको कोई पावर नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो हम क्या कहें ऐसी महिलाओं को? क्या ऐसी महिलाओं को देश का कानून मंत्री यही कहे कि तुम ये जजमेंट को अपने घर में फ्रेम करके टांग लो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है, असंवैधानिक है, पाप है, फिर भी 3 तलाक हो रहा है, तो क्या किया जाए? तब यह कानून बनाने की नौबत आई कि हमें उनके लिए रास्ता देना पड़ेगा। और देखिए हमारा मन कितना खुला हुआ है। बहुत सही कहा, दिसंबर 17 में पारित हुआ था, हाउस ने पारित किया था। और एक बात मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, कोई इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात नहीं कही थी। राजनाथ जी बैठे हैं, सुषमा जी बैठे हैं, उस समय कभी नहीं कही थी। अब उनका है अपना इरादा, अपने स्टैंड को बदलते रहते हैं। लेकिन हमारा कितना खुला दिमाग है अध्यक्ष महोदय, आप ये देखिए कि हमें लगा कि एक आपत्ति में दम है कि कोई पड़ोसी एफआईआर नहीं फाइल कर दे, कोई दुश्मन नहीं फाइल कर दे, तो हमने इसको बिल्कुल सीमित किया, विक्टिम महिला ही फाइल कर सकती है, नंबर 1, या उसके ब्लड रिलेशन या उसके मैरिज से रिलेशन, ये कर दिया। फिर कुछ लोगों ने कहा समझौता भी तो हो सकता है, तो समझौते का हमने
एक रास्ता दिखाया है। अब बहस हो रही है सब्सिस्टेंस अलाउंस कहां से तय होगा। अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत ही व्यापक अनुभव है। हमने कहा मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड। आप देख लीजिए 125 का जो कानून है उसमें भी है, सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड। ये जो इसका कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, ये भी है मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड।